नमस्कार, सिटीजन टीवी के इस खास कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। क्योंकि ये मेरा पहला शो है और मेरी पहली दिली इच्छा थी कि मेरे शो में इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर आएँ और आज हम सबके बीच में ज्योत्सना हसनाले जो कि हमारी महापौर भी हैं वो हमारे साथ हैं। आज अपने शो की शुरुआत मैं मैडम से ही करूँगा। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। आप आज हमारे शो में आई और मैं आपसे कुछ सवाल हैं मेरे, मैं जो जानना चाहता हूँ मेरा, किस तरह से, जब चूँकि जैसे ही आप महापौर बनी वैसे उसके बाद से कोरोना का काल आ गया, अब तक का जो आपका कार्यकाल रहा है, आप अपने कार्यकाल को, इतने महीने के कार्यकाल को आप किस तरह से देखती हैं? आपकी क्या उपलब्धियां इतने बड़े कार्यकाल की हैं? पहले तो मैं सिटीजन चैनल के सभी टीम को तथा आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आज पे इस शो में आपने मुझे बुलाया और पहला मौका मुझे आपने दिया है आपसे बातचीत करने का, इसलिए मैं आपको पहले धन्यवाद देती हूँ। और आपने जो ये सवाल किया है कि कोरोना के इस कार्यकाल में कैसी स्थिति इस शहर की रही, तो जिस दिन मैंने महापौर पद लिया उस दिन मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि इतना बड़ा कोरोना का फैलाव इतने अब हमारे शहर में आएगा। जिस दिन महापौर हुई उस दिन यही था मन में कि लोगों की सेवा करूं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊं और समाज को, हमारे समाज को आगे लेके चलूं। वैसे मीरा भाईंदर शहर में जितने भी काम प्रलंबित है उनको मैं विकास की ओर लेके चलूं और नए कामों को भी गति दूं। तो ऐसे परिस्थिति में मार्च से लेकर आज तक मीरा भाईंदर शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव दिन ब दिन बढ़ते गया और ऐसे परिस्थिति में नए आयुक्त, इस शहर को 2 आयुक्त मिले, नए उपायुक्त थे, नए अतिरिक्त आयुक्त थे और उनसे ये शहर का कामकाज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो खुद नए थे, इसलिए शहर को समझने में भी उनको टाइम देना पड़ा। और ऐसे परिस्थिति में हमारे शहर में भी व्यवस्था नहीं थी कोरोना के इस आजार को उसके ऊपर उपाय के लिए। और आज भी हमारे पास वैसी वैक्सीन हमारे शहर में है ही नहीं, या पूरे राज्य में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अस्पताल हॉस्पिटल नहीं थे, सेंटर नहीं थे, तो उसको सबको हमको तैयार करना पड़ा। जैसे हमारे पास टेम्बा हॉस्पिटल था, डॉक्टर अपना भीमसेन जोशी, तो उस हॉस्पिटल में हमने पहले तो मरीजों का इलाज चालू किया। तो वहाँ पे नर्सेस नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, पूरा स्टाफ नहीं था। पहले तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ी और फिर बाद में हमको सेंटर बनवाने पड़े, क्वारंटाइन सेंटर हुआ, कोविड सेंटर तैयार करने पड़े। और ऐसी परिस्थिति भी हो गई थी शहर में कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल वाले थे, एक कोरोना के डर के कारण सभी ने हॉस्पिटल भी बंद किए हुए थे, डॉक्टर भी घर से नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में उनको भी बाहर निकलना चाहिए, वो भी लोगों की सेवा में मदद कार्य करे, ऐसी बात कमिश्नर ने मुझसे कही। और उस प्रकार की मीटिंग मैंने नगर भवन में सभी डॉक्टर के, प्राइवेट डॉक्टर जो हॉस्पिटल चलाते थे, उनको बुलाया। उनको हमने परमिशन दी कि आप अपने हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट लेना शुरू करें, ताकि हमारे उधर की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। कोरोना के पेशेंट को किस तरह से अंजाम देना है, उन पर क्या इलाज करना है, ये भी डॉक्टर्स लोगों के समझ में उस समय पे नहीं आ रहा था, क्योंकि जो दूसरे डायरेक्शन थे उसी हिसाब से वो भी काम कर रहे थे। मगर मैं धन्यवाद दूंगी उन डॉक्टर को, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, और नर्स और पूरे स्टाफ को भी, कि जिस पीरियड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने आप को संभाल रहे थे, मगर उस समय पे वो लोग घर से बाहर निकले, उन्होंने पेशेंट को देखा, उन पे इलाज किया और उनके लिए उन्हें अपनी जान को जोखिम में डाला। तो ऐसे सभी मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर, नर्स, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। 2 कमिश्नर बदल डाले आपने। आगे साहब आए, उन्होंने काम शुरू किया, वो चले गए। आरोप क्या लगे वो तो पता नहीं। दूसरे कमिश्नर साहब आए, लेकिन कल का अगर हम डाटा उठा के देखते हैं तो 10 लोगों की डेथ हुई है, 228 लोग, 200 के नीचे आंकड़ा आ ही नहीं रहा। क्या वजह है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, मैं आपको देखता हूं कि आप सुबह घर से आ जाती हैं, दिन भर आप मिलती हैं, अधिकारी मेहनत करते हैं, डॉक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन वजह क्या है
कि 10-10 मौतों का आंकड़ा इतना तेज़ बढ़ रहा है और हम उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। आप महापौर हैं, आप दिन रात इन चीज़ों को फेस करती हैं, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई तो वैसे अगर देखा जाए तो ये लड़ाई तो जनता की लड़ाई थी। अगर ये लड़ाई में जनता पूरा साथ नहीं दे रही, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोरोना आज तक कंट्रोल नहीं हुआ। और कोरोना ठीक है, कोरोना कहीं कंट्रोल नहीं हुआ, हर जगह बढ़ा, लेकिन जो मौतों का दर मीरा भाईंदर में है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है? ये बात चिंताजनक है। इसके पहले भी मुझे पूछा गया था कि इसका रीज़न क्या है, तो मैं आज भी कहूँगी कि इसका रीज़न इसका जवाब हमारे पास ही है, पब्लिक के पास ही है। जब महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से जब जांच शुरू हो जाती है तो जांच के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, और घर घर में उनके प्रशासन के डॉक्टर्स पहुंचते हैं या नर्स पहुंचते हैं चेकअप के लिए, तो उनको सही तरीके से वो बताते नहीं है कि मुझे खांसी है, सर्दी है या बुखार है, तो वो उनसे भागना चाहते हैं। इस डर की वजह से कि अगर मैं पॉजिटिव होता हूँ तो मुझे क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ऐसे समय में मेरे परिवार को 14 दिन अलग रहना पड़ेगा, मुझे 14 दिन अलग रहना पड़ेगा, और बहुत सारी दिक्कत इस शहर में ऐसे कोविड की परिस्थिति में हुई है। इस बात को मैं भी मानती हूँ, मगर इस डर के कारण हम भागेंगे तो ये बात नहीं चलेगी। और ऐसी डर से जो लोग अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को डॉक्टर के सामने पेश नहीं करते हैं, भले वो प्रशासन के डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, तो इनसे वो अलग रहना चाहते हैं। फिर वो बीमारी जड़ पकड़ लेती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उनको मतलब लास्ट में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो ऐसे समय पे वो हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्वारंटाइन सेंटर की मैं बात कर रहा था। क्वारंटाइन सेंटर पहले ही लोग जाना नहीं चाहते थे, लोग बोलते थे कि हम अपने घर पे रह लेंगे। क्वारंटाइन सेंटर जबकि महानगर पालिका ने बनाए, अच्छे क्वारंटाइन सेंटर बनाए, क्यों नहीं जाना चाहते क्वारंटाइन सेंटर? क्या ऐसी भ्रांति हो गई है क्वारंटाइन सेंटर की वजह से लोग क्वारंटाइन सेंटर अगर नहीं जाते हैं तो क्या आपने ये व्यवस्था की है कि क्या उनको घर में होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था आपकी तरफ से है? जरूर। जैसे कि आप कहते हैं कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते, ये तो माहौल अभी 8-1 दिन का हुआ होगा, मगर उसके पहले आप देखेंगे कि तो मेरा भाईंदर शहर के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे उसमें वो लोग जाते थे। वहाँ पे उनकी व्यवस्था भी प्रशासन के माध्यम से हुई है, जैसे उनको नाश्ता, चाय, पानी जो भी है। अभी आप भी सोचेंगे कि घर में अगर हम 5 आदमी हैं तो 5 आदमी का खाना पकाना ये सब करते समय हमें जो वक्त लगता है, और 200 आदमी 700 आदमी जब इकट्ठा रहते हैं तो उस समय पे भी हमें वक्त लग सकता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जैसे 2 बजे का खाने का टाइम है तो थोड़ा लेट फास्ट हो गया तो तुरंत मतलब ऐसे हो जाता है कि खाना टाइम पे नहीं आ रहा है। और कुछ लोग मतलब ऐसे होता है कि इतने पूरे 700 लोगों को खाना बांटने में भी टाइम लगता है। खाना तो टाइम पे आ जाता है मगर बांटते वक्त उसको थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे में थोड़े पब्लिक अगर थोड़ा राह देखेगी तो वो सब अच्छी तरीके से हो सकता है। पर कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि खाने की व्यवस्था बराबर नहीं थी। जैसे अभी रोज रोज हम एक ही खाना देंगे तो उसमें कोई खा नहीं पाएगा। जैसे दाल भात चावल, कुछ नॉनवेज वाले लोग हैं उनको खाने की आदत रहती है तो उस समय पे उनको भी वही खाना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी हैं कि उसके लिए भी कंप्लेंट करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है। तो ऐसे मतलब पूरी व्यवस्था हम चाहेंगे तो क्वारंटाइन सेंटर में पूरी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, मगर हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर का क्वारंटाइन सेंटर बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे स्वच्छता है। हालांकि एक घटना छोड़ के बाकी सब कुछ व्यवस्था मीरा भाईंदर शहर में अच्छी तरीके से हुई है। उस घटना के बाद आप भी बहुत मुखर हुई थी, आपने भी बोला था कि सैनिक सिक्योरिटी जो यहाँ पे काम कर रही है इसका ठेका रद्द किया जाए। हालांकि सैनिक सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है इस पे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, इस पे कभी फिर से मैं बात करूँगा। ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सैनिक सिक्योरिटी काम करती है, लेकिन सैनिक सिक्योरिटी के एक गार्ड की इस तरह की गलती के बाद अब कुछ महिलाओं ने आपसे मांग की है कि महिलाओं का आप अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाइए। तो क्या आपने उस विषय में कुछ सोचा है कि महिलाओं को इस घटना के बाद महिलाएं सुरक्षित रहें, सेफ रहें? एक नगर सेविका ने, कल की ही बात है, कुछ डेलीगेशन आपके पास आए थे, उस डेलीगेशन ने आपसे कहा कि महिलाओं के लिए आप सेपरेट करिए। तो क्या आपकी कुछ सोच है आगे फ्यूचर में इस तरह की कि महिलाओं की सुरक्षा में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर जितने भी हैं वहाँ पर हमने CCTV नहीं लगाए,
सीसीटीवी हमारे क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं उपलब्ध है। तो क्या दोबारा एक बार जो घटना घट गई वो हो गई, लेकिन अब दोबारा इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए आप महिला महापौर हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को रोकने के प्रयास करेंगे? क्या वास्तव में महिलाओं के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर बनेगा फिर यहाँ, या फिर यहीं पे इतनी सख्त व्यवस्था की जाएगी कि दोबारा किसी की हिम्मत इस तरह काम करने की न पड़े? ज़रूर, आपने जो सवाल उठाया है तो ये ऐसे नहीं कि मेरा भाईंदर में ये पहली घटना हुई है। महाराष्ट्र में ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारी होम क्वारंटाइन में ये 10वीं की 12वीं घटना जो हुई है कि जो हुई है। तो मेरा भाईंदर में जब ये घटना मई महीने में हुई, अगर वो लेडीज़ हमें मई महीने में बताती तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते थे, मगर उन्होंने पहली बार मुझे जब वो ये बात बताई तो मैंने तुरंत उनको पहले ये कहा कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप फ़ौरन जाइए और पुलिस चौकी में जाके FIR दर्ज कीजिए, और उन्होंने भी वैसी हिम्मत दिखाई और उन्होंने वो किया। अब रहा महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जैसे हमको ये पनवेल में जब ये घटना हुई थी तो उसी समय पे आयुक्त ने जितने भी अपने क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है, और जितने भी मतलब ज्येष्ठ नागरिक है उनके लिए ग्राउंड फ्लोर का हमने फ्लोर रखा है ताकि उनको ऊपर के माले पे चढ़ने के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए वैसी व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर में पहले से की हुई है। मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि मेरी लड़की मेरे बगल वाले रूम में ही रहेगी, मेरे अलग रूम में, नीचे के रूम में नहीं जाएगी। तो वहाँ पे उनको उनके कहने पे हमें उनके बाजू वाले रूम में उनको रखना पड़ता है। तो प्रशासन मतलब सामने वाले की चाहत क्या है उस हिसाब से भी उनको एडजस्ट करते हैं ताकि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की व्यवस्था ठीक से होए। और रहा सवाल आपने जो कहा CCTV कैमरे का, तो इस बात के लिए मैं बहुत ध्यान दूंगी। हमारी भाजपा के नगर सेवकों ने ऐसी मांग की है कि CCTV कैमरे लगाने चाहिए, जो कि प्रशासन की ओर से नहीं हुए है यह व्यवस्था, तो मैं उसकी व्यवस्था ज़रूर करूंगी। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है उनमें महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना हमारा कर्तव्य है, और वो CCTV कैमरे हम लगा के रखेंगे। दूसरे सवाल पे आता हूँ। आप जब से महापौर बनी तो आपने लगभग दूसरी महासभा बुलाई। पहली महासभा आपने बुलाई तो पहली महासभा में प्रॉपर्टी टैक्स 50% पास करने की आपने प्रस्ताव पास किया। आयुक्त महोदय के पास गया, उन्होंने वो माना नहीं। लोग जाते हैं महानगर पालिका के अधिकारियों के पास, बोलते हैं कि साहब ये तो प्रस्ताव पास हुआ है। आपके नगर सेवकों ने बाकायदा व्हाट्सएपों पे भेज दिया सब। लोग आपके ही बातों को लेके जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये तो अभी तो हुआ नहीं, हमको आयुक्त का आदेश नहीं आया। आयुक्त बोलते हैं कि हम इसको राज्य सरकार के पास भेजें। पहली महासभा में आपका जो प्रस्ताव आया वो आयुक्त ने नहीं माना। दूसरी महासभा फिर से आपने बुला के, आपकी कोशिश थी कि शहर के बड़े गंभीर मुद्दे, मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं, मैं इस पे कैमरे के आगे ये बोलता हूं, ये महापौर की चापलूसी नहीं होगी, बल्कि सवाल पूछने की आज़ादी मेरी है और मैं सवाल पूछता हूं। पर मैं ऑन कैमरे आपकी ये सराहना करता हूं कि इतना सब, लेकिन आपने दूसरी जब महासभा बुलाई तो कोरम ही नहीं हुआ। कोरम जिनका बहुमत है बीजेपी का, वो बीजेपी के नगर सेवक ही नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है कि ये जो दो चीज़ें, दो महासभाओं का रिजल्ट आया, एक में तो आपका प्रशासन ने साथ नहीं दिया, दूसरे में आपके नेताओं ने साथ नहीं दिया, अब तीसरी महासभा में क्या रास्ता निकालेंगे कि महासभा भी सही ढंग से चल जाए, हमारे जनता के मुद्दे भी हल हो जाएं और आपकी पार्टी भी बची रहे और सरकार भी बची रहे, कमिश्नर साहब भी बचे रहें। तो दो महासभाओं के चीज़ों को देखते हुए अब क्या कहेंगे आप इन दो महासभाओं के विषय? पहली बात तो ऐसे है कि आपने जो सवाल उठाया कि महासभा में 50% मालमत्ता कर में हमने छूट दी, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक ये दिलो जान से चाहते थे कि हमारे शहर के जितने भी नागरिक हैं कोरोना के इस पीरियड में बहुत ही तकलीफ सहे हुए हैं, उनको एक छोटी सी राहत प्रशासन के माध्यम से मिले। इसके लिए हमने हमारे बजट के अंदर ही उनको मालमत्ता कर में 50% छूट देने की हमने मांग की, और उस प्रकार का ठहराव भी हमारा हो गया था। ठहराव होने के बाद में प्रशासन की ओर से आयुक्त ने उसको नहीं दे सकते, इस कारण उन्होंने शासन के पास उसको विखंडन के लिए भेजा है।
तो अब वहाँ से जब तक वो विखंडन करके अभी तक वो नहीं आया है, मगर तब तक सवाल ये रहा कि लोगों ने वो टैक्स भरना है या नहीं भरना है। लोग हमारे सभी जनप्रतिनिधि को पूछते हैं कि ये टैक्स अब अभी हम भरे क्या, हमको 50% छूट मिलेगी क्या। तो ऐसे सारे कई सवाल लोगों के दिल में है। तो इसी को मतलब इसी सवालों का जवाब हम प्रशासन के माध्यम से चाहते थे। इसके लिए मैंने दूसरी महासभा रखी हुई थी, और जिसमें कोरम क्यों नहीं पूरा हुआ, हमारे नगर सेवक क्यों नहीं आए, उसकी एक वजह थी। क्योंकि जिस दिन मैंने ये सभा लगाई थी उसी दिन हमारे कोंकण के प्रभारी माननीय रविंद्र चौहान साहब, हमारे जो नेता हैं, वो मीरा भाईंदर शहर में आए थे। उनको ये कल्पना नहीं थी कि मैंने महासभा लगाई है, और उनकी बैठक थी, और उस बैठक में सभी हमारे नगर सेवक गए थे। तो उनकी बैठक बहुत देर तक चली, और ऐसे समय पे वहाँ पे ऑनलाइन सभा होने के कारण सभी को इस सभा में ज्वाइन होने का मौका नहीं मिला, और उस समय पे कोरम पूरा नहीं हुआ। तो क्या करे, जनता भरे कि ना भरे ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने कहा है 50% की, हालांकि 50% की जो मांग है वो महाराष्ट्र की किसी भी महानगर पालिका ने नहीं की। 10%, 20%, 25% की हो, ये हमारे यहाँ के नेताओं की ये मैंने बड़ा दिल है उनका कि उन्होंने 50% की मांग की है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या करे जनता। आपने तो कर दिया है कि हमने अपनी तरफ से कर दी, क्या लगता है कि कमीशन एक टाइम तो शिवसेना आप जब 50% बोलते थे कि 50% करो, तो शिवसेना वाले बोलते थे नहीं नहीं 100% करो। अब तो पाले में उन्हीं के गेंद चली गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये होके आएगा, सरकार इसको आपकी मांग को मानेगी? हम लोग ये आम जनता इंतजार करे अभी या भरे, और इंतजार का कहीं ये नतीजा ना निकले कि बाद में ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के ये गए तो थे, हम छूट के चक्कर में रुके थे, बाद में पता चले वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो कहीं ऐसी व्यवस्था तो नहीं होगी कि हमको और ब्याज भरना पड़े। ये लोगों के सवाल है, मैं आपसे लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ, ये लोगों के आम लोगों के सवाल है। कई लोग पूछना चाहते हैं कि क्या करें, अभी रुकें, इंतजार करें शासन का, सरकार की तरफ से जो आपका प्रस्ताव गया, आपको क्या उम्मीद है? आपने क्या सरकार से भी इस विषय में बात की, कोई पत्र व्यवहार किया कि भाई इसको मानना चाहिए आपको? जैसे कि आयुक्त ने उसको ठहराव को विखंडन के लिए भेजा, वैसे ही मैंने हमारे यहाँ के पालक मंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे ठहराव आपके पास आया हुआ है विखंडन के लिए। तो ये हमारी एक संस्था है जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वो अपनी खुद के पैसे में से वो पब्लिक हाउसिंग टैक्स नहीं लेना चाहते, वैसे हमारी सत्ताधारियों की मांग है। जैसे कि विपक्ष में जो थे हमारे नगर सेवक, उन्होंने तो 100% माफ़ करने की मांग की थी, मगर 100% हम नहीं दे सकते, प्रशासन को भी हमको चलाना है। उसी प्रकार नागरिकों के हित के कार्य भी होने चाहिए, जैसे छोटे मोटे गटर की व्यवस्था, रास्ते की लाइट की, ये जो सारे काम हैं जो अधूरे हैं या हर साल के में चलते रहते हैं, तो इनकी ज़रूरत होती है। अब रास्ते पे खड्डे पड़े तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि रास्ते में खड्डे हैं, तो ये खड्डों को बुझाना भी है, उसको पैचवर्क भी करना है, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा, फंड लगेगा, बजट लगेगा। तो इतना पूरा 100% तो हम नहीं दे सकते, मगर 50% की मांग हमारे पार्टी की तरफ से हुई है, और वैसा ठहराव भी हुआ है। तो इसको आप विखंडन मत कीजिए, ऐसे मैंने उनको लेटर लिखा हुआ है। जबकि वहाँ से अभी तक हमें जवाब नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगता है तब तक प्रशासन ने वसूली का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठहराव जब आपने भेजा है तो उनका वसूली का काम भी उस समय पे रुकना चाहिए। मगर प्रशासन वो ऐसा कर रही है कि जो लोग खुद होके पैसा देने के लिए आते हैं तो उनका पैसा वो ले रहे हैं, और वो उनका कहना है कि अगर वो ठहराव के साथ में अगर वो निर्देश आएगा, मान्यता मिलेगी, तो हम लोगों का पैसा वापस देंगे। एक लास्ट सवाल है कि आप तो गृहिणी भी हैं, पानी की कीमत आप जानती हैं। आज पानी को लेकर के मीरा भाईंदर में स्थिति फिर से खराब हुई है। हमारे जो राजनीतिक दल थे, जो सत्ताधारी दल है, हम लोग जो हैं वहाँ पे, हमने 24 घंटे पानी देने का वादा किया था, लेकिन आज मैडम ये हालत है कि 24 मिनट पानी कई जगह पे नहीं आ रहा। ये क्या वजह है कि बार बार अभी कोई कहता है कि ये राज्य सरकार का विषय है, महानगर पालिका का विषय नहीं। जितना पानी हमको चाहिए वहाँ से, चाहे स्टेम प्राधिकरण से हो, चाहे MIDC से पानी हमको जहाँ से मिलता हो, क्या क्या वहाँ से पूरा पानी हमको नहीं मिल रहा है? क्या क्यों पानी की किल्लत यहाँ पे? अगर इतना पानी हमको वहाँ से ऑलरेडी अलर्ट है, तो क्या मीरा भाईंदर का जो कोटा है
वो कोटा मीरा भाईंदर तक नहीं पहुंच पा रहा क्या? और अगर पहुंच पा रहा है तो फिर पानी की इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो रही? 2-2 दिन 3-3 दिन पानी लोगों के यहाँ नहीं आ रहा। इसका क्या कुछ उपाय, क्या ये आपके संज्ञान में ये बातें आई हैं कि पानी की समस्या से कैसे निपटा जाए? और कितने सालों तक मीरा भाईंदर पानी की समस्या को इस तरह झेलेगा? आज इतनी बड़ी महानगर पालिका बन चुकी है। आपका सवाल सही है कि मीरा भाईंदर शहर में पानी की दिक्कत है। बहुत सारे लोक प्रतिनिधियों ने मेरे पास भी कंप्लेंट की हुई थी। मैं भी जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ पे भी पानी की तकलीफ़ है। तो इसका सही कारण क्या है, इसके लिए मैंने प्रशासन को पूछा तो उन्होंने कहा कि एमआईडीसी के वहाँ से हमको पानी सप्लाई कम हो रहा है। जैसे कि उनका एक इशू था कि उनके पाइपलाइन बार बार ख़राब होती है। जब भी उनको पाइपलाइन ख़राब होती है उसके बाद हम 3 दिन का प्रेशर हमारे शहर में आ जाता है, तुरंत हमारा सप्लाई कम होने लगता है। जैसे कि स्टेम का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेम की तरफ से हमको पानी बराबर मिल रहा है। हमारा सप्लाई 40-42 के घंटों में ये हो गया है, एवरेज का हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में शहर में बहुत ही दिक्कत होती है। आज के उसके बाद में जब ऐसी कंप्लेंट आनी शुरू हुई तो एमआईडीसी के सभी पदाधिकारी के प्रशासन के, हमारे मीरा भाईंदर के प्रशासन के पदाधिकारी, हमारी एक बैठक होनी चाहिए, ऐसा पत्र मैंने उनको लिखा है। और उसके बाद में अभी तक उनका टाइम हमें नहीं मिला है, इसके लिए वो मीटिंग नहीं हो पाई है। मगर उनका एक लेटर मुझे आया है कि उन्होंने सुधार करने की कोशिश की है और हमारा पानी वो बढ़ा के देंगे। बाकी स्टेम की प्राधिकरण से हमको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। आज के डेट में 90 ml पानी हमारे शहर में पूरा आ रहा है, मगर फिर भी वो पानी हमारे लिए कम है क्योंकि हमारे शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे पहले लॉकडाउन के पीरियड में सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, बहुत सारे व्यवसाय बंद थे, बहुत सारे होटल्स बंद थे, मगर अभी फिर वो पूर्ववत होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे समय पे कटौती हमको दिखाई देने वाली है, मगर एमआईडीसी का जो सप्लाई है उसको पूर्ववत करना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे समय पे प्रशासन के आयुक्त और सभी संबंधित अधिकारी उनके साथ रोज बातचीत चालू है और जल्दी ही एमआईडीसी के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है। महापौर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है। 1 साल तो कोरोना की भेंट लगभग चढ़ ही गया। बचे आपके पास 1.5 साल। क्या विजन है आपका? 1.5 साल में क्या करने की सोचा है आपने? और क्या आप जो जितने महापौर अभी तक बने हैं, क्या आप उनसे कुछ अलग करने की सोचा है आपने? क्या शहर को कुछ नया आप देके अपने इन 1.5 सालों में जाएंगी? क्या आपकी क्या सोच है? क्या देना चाहती हैं शहर में? क्या आपकी अपनी कुछ अलग सोच है कि मैं इस शहर को अपना इस तरह मीरा भाईंदर शहर को इतना सोच, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, आप राजनीति में बहुत लंबे समय से, अगर कहा जाए तो आपको तो महापौर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए और राजनीति के कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योग्यता आप में तब भी थी, पर तब वो राजनीति के दांव पे चलते रहते हैं, उनमें ज़्यादा जाके कुछ। पर अभी जब आप बन गई हैं, 1 साल तो आपका, और ये आपका कार्यकाल बेहतरीन है। ये अभी जो कोरोना काल में आपने जिस तरह से काम किया, आप खुद भी क्वारंटाइन घर पे हुई, लेकिन जैसे फिर से निकली फिर वैसे आप काम पे आ गई। आपको मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से मैं आपको पीछा कर रहा हूँ, आप बड़े मुश्किल से इस समय मुझे मिली। मेरा सुबह का, आपका सुबह का टाइम था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप काम पे ही जुटी है ना, लेकिन अंत में मुझे भी टाइम दिया। तो आपका मेरा ये सवाल है कि जो बाकी समय बचेंगे, 1.5 साल बचेंगे, भगवान की दया से ये कोरोना चला गया, तो आपका विजन क्या है? आप क्या चाहती हैं? आपने कुछ सोचा है? आपका भी कुछ विजन है? जैसे आपने कहा कि दूसरे महापौर की तरह आपका ये पीरियड नहीं रहा, ये बात तो सही है कि दूसरे जितने भी महापौर इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में होके गए हैं, उनके कार्यकाल में कोरोना नहीं था, जो मेरे कार्यकाल में ये कोरोना आ गया है। मगर अच्छी बात है कि ऐसे समय पे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नागरिकों से अलग कुछ करवाने की मुझे ये मिली, राह मिली। और ऐसे समय पे जो हमने कभी किया ही नहीं, जो भारत देश में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे समय पे सभी को एक नया सीखने को मिला है। और ऐसे सीखते समय हमने कभी चाहा नहीं था कि हमारे मुंह पे ऐसे कभी पट्टी लगा के हमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मगर आज वो हमारे पास वैसी नौबत आ गई। सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र करो, फिर मतलब सभी हमको प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ रहा है। तो जो ऐसे कार्यकाल में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लोगों के लिए मैं अपनी सेवा दूँ, लोगों के साथ में जुड़ जाऊँ। मगर कुछ बंधन भी है ऐसे समय में कि ज़्यादा लोगों को लेकर हमको
जमाव नहीं करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो हम कार्यक्रम नहीं ले पा रहे हैं। कोई विकास के काम, नए काम में अभी शुरुआत नहीं है, क्योंकि जो भी फंड था वो सभी फंड हमारा इसमें जा रहा है, कोरोना को इसमें हॉस्पिटल में या लोगों के क्वारंटाइन सेंटर में या तथा उनको सेवा देने में। तो ऐसे परिस्थिति में नए विकास काम तो इस समय पे नहीं होने वाले, मगर आने वाले समय में अगर कुछ मैं करना चाहूँगी तो मैं महिलाओं के लिए महिला उद्योग केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र ज़रूर करूँगी मेरे उस समय पे, क्योंकि एक मैं महिला हूँ और मुझे लगता है कि मेरे इस शहर की जितनी भी महिला है वो अपने पाँव पे खड़ी रहनी चाहिए। उनको कुछ ऐसा रोज़गार मिलना चाहिए ताकि वो अपने घर पे बैठकर कुछ काम कर सके। ये मेरी दिलो जान से तमन्ना है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। देना चाहूँगी उतनी मैं देने के लिए आगे बढ़ूँगी। हमारी पार्टी उसके लिए साथ में रहेगी। और ऐसे जितने भी विकास के कार्य हैं, नए या जूने, तो उनको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उनको पेंडिंग रखते हुए मैं आगे नए काम निकालूँ वो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए जितने भी काम अधूरे हैं, जो हमारे पिछले आमदार ने किए होंगे, हमारे पिछले महापौर उप महापौर ने किए होंगे, मगर वो आधे अधूरे हैं, तो उनको मैं पूरा करना चाहूँगी। पार्टी साथ है आपके? पूरी पार्टी पूरी साथ में है। ऐसा कोई भी आज के डेट में हमारे उधर प्रॉब्लम नहीं है। जो देखो, परिवार होता है, परिवार में अनबन होती रहती है, तो जो भी होगा हम पार्टी वाले सब मिलके काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस पार्टी ने मुझे इस तक यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी पूरा साथ मेरे सभी लोग प्रतिनिधि देंगे और मैं भी उनके लिए और मेरे शहर के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे पहले शो में आई। ये थी मेरा बंदर शहर की महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाले। ज्योत्सना हसनाले से शहर वासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले 3, 4, 5 गिनती शायद में गिने तो जो महापौर हुए हैं या तो वो बंगले वाले थे या श्रीमंतों के लोग थे। लेकिन ज्योत्सना हसनाले जहाँ पे रहती हैं, मैं इनके घर को देखा हूँ, वो एक ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ अगर देखा जाए तो गरीबों को उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। उन्होंने वो चीज़ देखा है, ग्रास रूट ज़मीन की चीज़ें देखी हैं, और शायद इसलिए लोगों को ज्योत्सना हसनाले से ज़्यादा उम्मीदें हैं। लोग इनके पास बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बहरहाल मैं और ज़्यादा तो कुछ इस विषय पे नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि शायद पार्टी उनके साथ रहेगी और वो जो उन्होंने सोचा है, जिस तरह के काम उन्होंने सोचे हैं, चाहे वो वरिष्ठ सीनियर सिटीजनों के लिए हों, चाहे महिलाओं के लिए हों, वो काम पूरे हों। बहरहाल एक बार फिर से मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटीजन टीवी के पहले शो में आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।